तो आपको बराबर कह रहे हैं, वो दूसरे लोगों को बनाया जाएगा, हमारी कोई इच्छा नहीं। ये नौबत हुई है कि ठीक नहीं चल रहा था, आज हमने इस्तीफा दे दिया। अब ये जो भी सरकार थी वो समाप्त कर दिया गया। कहते हैं पॉलिटिक्स में देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स और एनिमीज। इस फ्रेज का अगर वाकई कोई लिविंग एग्जांपल है तो वो है जेडीयू लीडर नीतीश कुमार। यस, नीतीश कुमार एक बार फिर से महागठबंधन को ब्रेक करके वापस एनडीए अलायंस में शामिल हो गए हैं। संडे को उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री पद का ओथ लिया और इसके साथ बिहार में वापस एनडीए की गवर्नमेंट पावर में आ गई। नई सरकार में बीजेपी के सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा को डिप्टी सीएम बनाया गया। बट आखिर नीतीश कुमार के इस लेटेस्ट समर सॉल्ट की वजह क्या है? ये मूव इंडिया अलायंस को कितना भारी पड़ सकता है? और 2024 लोकसभा इलेक्शन से पहले नीतीश से हाथ मिलाना बीजेपी के लिए कितना फायदेमंद है? वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। सबसे पहले यह समझते हैं कि आखिर नीतीश कुमार ने इंडिया अलायंस को क्यों छोड़ा। वैसे तो नीतीश जी ने कहा है कि महागठबंधन में चीजें सही से नहीं चल रही थी और इसलिए उन्होंने अलायंस तोड़ दिया। बट क्या वाकई ये वजह है या फिर इंडिया अलायंस में कांग्रेस के एटीट्यूड से फ्रस्ट्रेट होकर नीतीश ने ये अलायंस तोड़ा है? जब 2022 में बिना कांग्रेस के एक थर्ड फ्रंट की बात हो रही थी तब नीतीश ने ही हिसार की एक रैली में कहा था कि देयर कैन बी नो फ्रंट विदाउट कांग्रेस। और उसके बाद नीतीश ने ही अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, लेफ्ट और साउथ के लीडर से मिलकर एक यूनाइटेड ऑपोजिशन फॉर्म करने की अपील की थी। नीतीश के कहने पर सारे लीडर्स साथ भी आए और पहली ऑपोजिशन मीटिंग पटना में हुई। उसके बाद बेंगलुरु और मुंबई में दूसरी और तीसरी मीटिंग हुई। इसके बाद ऑपोजिशन अलायंस को इंडिया अलायंस का नाम मिला। ऐसा लग रहा था कि एक यूनाइटेड फोर्स बीजेपी के साथ लड़ने को तैयार है। बट उसके बाद चीजें हाथ से निकल गई। जेडीयू लीडर केसी त्यागी ने कहा है कि नीतीश बार बार सीट शेयरिंग पर चर्चा करना चाहते थे पर कांग्रेस डिले कर रही थी। त्यागी का आरोप था कि कांग्रेस रीजनल पार्टीज को खत्म कर देना चाहती है। उनका कहना है कि कांग्रेस बंगाल, बिहार और महाराष्ट्र में खुद तो रीजनल पार्टी से ज्यादा सीट्स डिमांड कर रही है, पर हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और कर्नाटका में 7 सीट शेयर करने से मना कर चुकी है। जो बातें होती है ना कि नीतीश कुमार के ऊपर दबाव बनाया जा रहा था तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने का, फिर खबरें आ रही थी कि पार्टी के कुछ नेता जो है वो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको लगा पार्टी कहीं टूट न जाए। उसके बाद इंडिया गठबंधन में सब कुछ जो है वो ठीक उनके मन मुताबिक नहीं चल रहा था, कन्वीनर नहीं पद नहीं मिल रहा था। लालू जो है उनके जो साथी हैं उन्होंने भी कभी नीतीश कुमार का समर्थन नहीं किया, या तो प्रधानमंत्री उम्मीदवार के लिए या संयोजक के लिए। तो कहीं से भी नीतीश कुमार को कुछ मिल नहीं रहा था, कुछ हासिल नहीं हो रहा था। ऐसे में ये भी बताया जा रहा है कि जेडीयू के कई विधायक, माफ कीजिएगा सांसद, 16 जो है 16 के सांसद, उसमें से तकरीबन 80% ऐसे सांसद हैं जो आरजेडी को जो हरा कर आए थे 2019 में। तो ऐसे में जब अब आरजेडी के साथ जब गठबंधन में थे तो जाहिर सी बात है सीटों को लेकर जो है वो किचकिच हो रहा था। जहां पे सिटिंग जेडीयू सांसद है वहां पर आरजेडी दवा ठोक रही थी कि भाई अब तो हम यहाँ लड़ेंगे, ये हमारा मजबूत होल्ड है। तो ऐसे में बहुत सारे सांसदों का भी दबाव था नीतीश कुमार पर कि भाई बीजेपी में अगर आप चलते हैं वापस तो फिर पुरानी व्यवस्था बरकरार रहेगी और सभी जेडीयू के जो सांसद हैं उनको अपना टिकट मिलेगा और फिर वो हो सकता है चुनाव जीत भी जाए। तो ये तमाम चीजें हैं जो फैक्टर काम कर रहे थे जिसकी वजह से नीतीश कुमार ने, मुझे लगता है कि आरजेडी के साथ छोड़ने का जो है उन्होंने फैसला लिया और वापस एनडीए में आ गए हैं। नीतीश कुमार के महागठबंधन छोड़ने से 2 दिन पहले ही ममता बनर्जी ने कह दिया था कि वो बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेंगी। इसके अलावा आपके भगवंत मान ने भी डिक्लेयर कर दिया था कि पंजाब में आप कांग्रेस के साथ अलायंस नहीं करेगी। ऐसे में नीतीश कुमार का वापस एनडीए ब्लॉक चले जाना इंडिया ब्लॉक के लिए एक और बड़ा सेटबैक है। सियासत में ऑप्टिक्स यानी कि जो पिक्चर है उसके नजरिए से एक फ्रेम में नहीं बल्कि विपक्ष के फ्रेम में नीतीश कुमार नजर आएंगे। ये इंडिया गठबंधन की क्रेडिबिलिटी को और खराब करता है। और उसके अलावा राहुल गांधी के साथ नीतीश कुमार न्याय यात्रा में नहीं नजर आएंगे तो कांग्रेस की न्याय यात्रा को भी ये एक बड़ा झटका है। और दूसरी बात यह है कि अब विरोध के सुरों को और प्रबल करता है इंडिया गठबंधन में कि कांग्रेस में ऑल इज नॉट वेल, कांग्रेस बतौर सही भूमिका नहीं निभा रही और वो इंडिया गठबंधन में कंफ्यूजन पैदा करने की स्थिति में, चाहे वो सीट बंटवारे को लेके हो या फिर अकोमोडेट करने की बात हो अपने अलायंस के पार्टनर्स को। तो बहरहाल यही पूरा समीकरण है। अब देखना यह है कि जेडीयू के बाद किसकी बारी होगी। पॉलिटिक्स में टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है और नीतीश कुमार का वापस एनडीए में चले जाना बीजेपी के लिए एक परफेक्ट टाइमिंग है।
राम टेम्पल के इनॉग्रेशन के दूसरे दिन ही गवर्नमेंट ने बिहार के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का फैसला किया था। कर्पूरी ठाकुर बैकवर्ड क्लास के नेता थे और ये कहा जा रहा था कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर बीजेपी ने मंडल और कमंडल कार्ड दोनों काफी अच्छे से खेला है। और अब नीतीश कुमार, जिनको बिहार में कास्ट सर्वे कराने का क्रेडिट दिया जाता है, वैसे नेता अगर एनडीए में आ जाते हैं तो बीजेपी अपने हिंदुत्व प्लस सोशल जस्टिस प्लान को अच्छे से रीइंफोर्स कर सकती है। आसान भाषा में कहे तो नीतीश के एनडीए में आने से बीजेपी का अब की बार 400 पार टारगेट को एक पुश मिल सकता है। पर बीजेपी को बिहार के जूनियर अलायंस पार्टनर जैसे जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, इन सबको खुश रखना एक चैलेंज होगा। लेकिन हाँ, इस बार क्योंकि अब गठबंधन में जो है भागीदार बहुत सारे अब हो गए हैं। चिराग, पहले से चिराग थे, लेकिन अब चिराग भी हैं, मांझी भी हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी हैं। तो मुझे लगता है इस बार का अगर सीट शेयरिंग एग्रीमेंट जो मैं अभी फिलहाल समझ पा रहा हूं तो 15-15 का हो सकता है। जेडीयू 15, बीजेपी 15, 30, 6 मुझे लगता है 6 या संभवतः मैक्सिमम 7 तक जाएंगे चिराग पासवान। मैं क्यों कह रहा हूँ चिराग पासवान विथ पशुपति पारस, मैं दोनों को मिला के कह रहा हूँ, मतलब लोक जनशक्ति पार्टी जोड़ कर कह रहा हूँ। इन दोनों को 6 से 7 सीटें मिला के दी जा सकती हैं। वैसे ये पहली बार नहीं हुआ है जब नीतीश कुमार ने ऐसा कदम उठाया है। उनकी पॉलिटिकल शुरुआत 1985 में होती है जब वो जनता दल के टिकट से जीतकर बिहार असेंबली में आते हैं। बट 1994 में वो जनता दल छोड़ के जॉर्ज फर्नांडिस के साथ समता पार्टी बनाते हैं। 1996 में उनकी पार्टी बीजेपी से हाथ मिलाती है और फिर वो एनडीए में शामिल हो जाते हैं। 2003 में नीतीश की पार्टी जेडीयू में मर्ज हो जाती है। फिर 2005 में नीतीश और बीजेपी मिलकर बिहार में सरकार बनाते हैं। 2010 में वो दोबारा चुनकर आते हैं। पर 2013 में एनडीए के नरेंद्र मोदी को पीएम फेस बनाने के फैसले से नाराज होकर जेडीयू बीजेपी से अलायंस तोड़ देती है और 2015 में नीतीश आरजेडी के साथ हाथ मिला लेते हैं। वही आरजेडी जिसके खिलाफ वो लड़कर 2005 और 2010 में सत्ता में वापस आए थे और इसके बाद उन्हें पलटू राम कहा जाने लगता है। खैर 2015 में आरजेडी जेडीयू की महागठबंधन सरकार बनती है, पर 2017 आते आते नीतीश कुमार और आरजेडी में खटपट शुरू हो जाती है और नीतीश आरजेडी को करप्ट बताकर अलायंस तोड़ देते हैं और फिर बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाते हैं। 2020 में बीजेपी और जेडीयू साथ चुनाव लड़ती है और जीतती है। नीतीश फिर सीएम बनते हैं, बट फिर 2022 में नीतीश एनडीए से अलायंस खत्म कर देते हैं और वापस आरजेडी के साथ हाथ मिला लेते हैं और 18 महीने बाद यानी कि आज फिर नीतीश कुमार आरजेडी से रिश्ता तोड़कर बीजेपी के साथ गवर्नमेंट बना लेते हैं। अब सवाल है कि ये अलायंस आखिर कितने दिन टिकती है और कितने महीने बाद नीतीश दोबारा पलटी मारेंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। That's all for now. If you like this video, share it with your friends and family and do not forget to subscribe to our channel India Today and Aaj Tak।